गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एंड किया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक। आज हमें जा रहे हैं पढ़ने मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा एटम्स होता है ना, एटम्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। पहला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्ट। और दूसरा को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम पहले ये समझे कि न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जो हमारा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो होता है एटम का अंदर वाला पार्ट। यानी न्यूक्लियर पार्ट में हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर पार्ट में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस के बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? चलिए, तो ये आप समझ गए कि एटम्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? जो एटम्स हैं वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। तो हम क्या नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in a close circular orbit. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक ऐसा ऑर्बिट में घूमते हैं जो सर्कुलर है, मतलब वो क्लोज्ड है। आप उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये वाला सेंटर पर प्लस हो गया, यानी ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा एक ऑर्बिट है जिस पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये मूव करेगा विथ सम स्पीड, जिसको हम बोलेंगे v वेलोसिटी। और इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है इसको बोलेंगे स्मॉल r। मतलब क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियस। क्लियर है? अब देखो, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एक ऑर्बिट या सेल पर दिखाया है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट और सेल क्या होता है, ये एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। क्या रहते हैं? एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। तो हम ऑर्बिट को और क्या बोल सकते हैं? जब इनका पोजीशन फिक्स है तो हम ऑर्बिट को बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट इज ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी।
ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। क्योंकि अगर उसका ऑर्बिट फिक्स है तो उसका एनर्जी भी फिक्स है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके मन में एक ये क्वेश्चन आए कि सर अगर एक एटम में न्यूक्लियस है तो उसमें ऑर्बिट कितना होता है, एक है कि दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, कितना ऑर्बिट है? तो याद रखिएगा देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट stationary orbit available around the nucleus, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट दो है, तीन है, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपने को समझ में आ गया कि न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल, वो फिक्स होता है, सर्कुलर पाथ में होता है, तो उसको और हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट? क्या होता है? ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के अराउंड कितने ऑर्बिट होते हैं? इट इज़ इनफाइनाइट इन नंबर। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आउट ऑफ these infinite available circular orbit, electron will revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi, and this is known as quantization. This is known as quantization of angular momentum. मतलब हमसे क्या बोला गया है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम मीन्स क्या होता है, मोमेंटम आप पढ़े होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, क्या बोला है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। हम n मान लेते हैं कोई इंटीजर है, दिस इंटू h बाई 2 पाई। यही हमारा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट कि जो एंगुलर मोमेंटम mvr है इट इज़ इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल m क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये आपको डिनोट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल v क्या डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल r क्या डिनोट करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल h क्या डिनोट करता है, सबको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या डिनोट करता है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। और स्मॉल n क्या होता है, इंटीजर, इसका वैल्यू 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, जीरो नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, दिस इज द रिलेशन एज पर द बोहर्स पोस्टुलेट। अगला हम बात ये करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर ये हमारा अगर एक न्यूक्लियस है, अगर ये हमारा अगर एक न्यूक्लियस है, तो हम एक राउंड ये भी एक, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो अगर आप पहला वाले को K और दूसरा को L, तीसरा को M और चौथा को N लिखते हो, तो इनको हम बोलते हैं क्या, सेल। अगर आप K L M N से डिनोट करते हो तो उसको हम बोलते हैं सेल। लेकिन अगर आप पहला वाले को n बराबर 1 से डिनोट करो, दूसरा वाले को n बराबर 2 से, तीसरा को n बराबर 3 से और चौथा को n बराबर 4 से अगर डिनोट करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो मेरे ख्याल से आपको ऑर्बिट एंड सेल में डिफरेंस पता लग गया होगा कि अगर आप कोई भी सर्कुलर पाथ को K L M N से डिनोट करते हो तो उसको हम सेल बोलेंगे, और अगर आप उसको डिनोट करोगे n बराबर 1 2 3 4 तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर है। चलिए, अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। मैं तो आपको पहले ही बताया, यहाँ पर मैंने तो आपको यहाँ पर लिखवाया था कि हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड as distance of object increases and as distance of object increases from nucleus, distance of object increases from nucleus, its energy also increases, its energy also increases। मतलब ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका एनर्जी बढ़ेगा। मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी केवल 2 ऑर्बिट लिया, पहला को हम K माना, दूसरा को हमने L माना। तो न्यूक्लियस से K का डिस्टेंस तो ये है और L का डिस्टेंस ये है, तो सबसे अधिक डिस्टेंस पर कौन है, K की L। L डेफिनेटली दूर है, K पास है। तो हमने क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ K इज लेस देन एनर्जी ऑफ L। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एनर्जी बढ़ते जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि अनलेस
unless and until electron revolves in any orbit in any of the stationary orbit it will neither lose nor gain एनर्जी। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है तो वो नाइदर एनर्जी लॉस करने वाला है किसी फॉर्म में, नॉर एनर्जी गेन करने वाला है किसी भी फॉर्म में। क्लियर? चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स पर आ रहे हैं। सबसे पहला आता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट, हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं G.S। तो ग्राउंड स्टेट को क्या बोलते हैं? हम कब बोलते हैं? जब हम सबसे लो लेवल पर होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट पर हैं। हम क्या बोले? जब हम सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट पर हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, lowest energy state is known as ground state। lowest energy state is known as ground state। अब लोवेस्ट एनर्जी है मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 तो कभी होगा नहीं, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो याद रखिएगा कभी भी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आपको वहाँ पर n मतलब एनर्जी लेवल, तो जब सबसे लोवेस्ट लेना है तो n बराबर 1 होगा। बहुत लोग के मन में 0 आएगा, नहीं 0 मतलब कुछ नहीं। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? E.S। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट को छोड़कर आपका इलेक्ट्रॉन और किसी भी स्टेट पर चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। मतलब n बराबर 1 इसमें नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी स्टेट अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट मतलब n बराबर 1 जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। मतलब अगर इसमें हम n का वैल्यू 1 देंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 1 नहीं होगा, 1 होगा तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट। अब देखिए मैं आपसे एक और चीज़ सिखाना है इसमें। मान लीजिए अगर हम ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 पर हैं और यहाँ से हमने जंप मारकर n बराबर 2 पर आ गया। जब हम n बराबर 1 से n बराबर 2 पर गए तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। मान लो ये हम ले लिए n बराबर 3, अब हम 1 से लेके 3 पर चले गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे हम? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
मतलब जब हम n बराबर 1 से n बराबर 2 में गए तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, n बराबर 1 से n बराबर 3 में गए इसको बोलेंगे सेकंड, n बराबर 1 से n बराबर 4 में गए इसको बोलेंगे थर्ड, n बराबर 1 से n बराबर 5 में गए तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हमें n बराबर कितना लेना है 2। अगर हम बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, हमें n कितना लेना पड़ेगा 3। वैसे ही अगर मान लो अगर मैं जेई और नीट में बोल दे कि अगर हमें 17th एक्साइटेड स्टेट लेना है तो n बराबर कितना होगा, जब फर्स्ट था तो n एक ज़्यादा 2, जब सेकेंड था तो एक ज़्यादा 3, जब 17 होगा तो एक ज़्यादा 18 हो जाएगा। मान लो हम बोले 27th एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28। समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर डिफरेंट लेवल। फर्स्ट के लिए n बराबर 2, सेकंड के लिए n बराबर 3, 50 के लिए n बराबर 51, 100 के लिए n बराबर 101। आई थिंक इट्स क्लियर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, वो एनर्जी गेन करके ऊपर भी जा सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट में, और वो एनर्जी लूज करके नीचे भी आ सकते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। को समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? चलिए हम समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन jump to electron can jump to any higher orbit, electron can jump to any higher orbit from सर जी थोड़ा सा क्लास में हम थोड़ा अभी वो वीडियो बना रहे हैं। Electron can jump to any higher orbit from any lower orbit। मतलब अगर लोअर से हायर पर जंप करेगा तो कब जंप करेगा, जब ये एनर्जी लेगा, जब एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो कैसे होगा, बाई एब्जॉर्विंग एनर्जी, बाई एब्जॉर्विंग एनर्जी। जैसे अगर 2 से 3 गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हो गया लोअर ऑर्बिट, 3 हो गया हायर ऑर्बिट, और एरो क्या दिखा रहा है, जहां पर एरो दिखा रहा है मतलब वहां चला गया। तो 2 से 3 गया मतलब लोअर से हायर गया एनर्जी गेन करके। अब हम दिखा दिए 1 एरो 2, मतलब ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 पर गया, मीन्स लोअर से हायर गया तो एनर्जी एब्जॉर्व किया है। हम दिखा दिए 1 एरो 3, मतलब 1 से 3 गया लोअर से हायर एनर्जी एब्जॉर्व किया। हम दिखा दिए 4 से चला गया 7, मतलब 4 लोअर है 7 हायर है, लोअर से हायर गया एनर्जी इसने क्या किया, एब्जॉर्व किया। अगर हम अगला बात करते हैं कि जब ये लोअर से हायर जाता है तो ये हायर से लोअर आएगा, तो उस समय क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एनर्जी को लॉस या रिलीज करेगा। तो अगला क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैन
electron can return to any of the lower state from any of the higher state by losing or releasing energy जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 से 1। अब क्या देख रहे हो, 2 से 1 दिखा रहा है, मतलब 2 ज़्यादा है 1 छोटा है, मतलब हायर से लोअर पर जा रहा है, तो इसने एनर्जी को लॉस किया। 4 से 3, अब देख रहे हो कि 4 से 3 गया, हायर से लो एनर्जी लॉस किया। 6 से 5 गया, आप देख रहे हो हायर से लोअर एनर्जी लॉस हो गया। तो मतलब अब मैं इतना तो ज़रूर समझ गया कि अब आप देखकर इन्फॉर्म कर लोगे कि एनर्जी हमारा लोअर से हायर जा रहा है कि हायर से लोअर जा रहा है, किस केस में हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, किस केस में हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए अगला हम जा रहे हैं फोकस करने। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि इलेक्ट्रॉन revolve in any of the circular orbit। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये रिवॉल्व करते रहता है, ये कभी गिरता नहीं है। इसका क्या रीज़न है? जैसे मान लो अगर हम इसको बात किए न्यूक्लियस का, और ये हमारा एक ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा डिस्टेंस रेडियस हो गया और मूविंग विद वेलोसिटी v। ये कंटिन्यूअस घूमते जा रहा है, ना ही अंदर गिरता है ना ही बाहर गिरता है। क्या ऐसा क्या रीज़न है? रीज़न यही है, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आपको आए। रीज़न यही है कि जो इसको बाहर से फोर्स लग रहा है और जो अंदर से फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल हैं। मतलब जितना फोर्स बाहर से लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर से लग रहा है, दोनों इक्वल हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस है और वो कंटिन्यूअस रिवॉल्व अपने सर्कुलर ऑर्बिट पर करते रहता है। क्लियर? अब देखो, बाहर जो हमें फोर्स मेंटेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर जो फोर्स हमें मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर फोर्स मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अंदर का फोर्स रहेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन ना इधर बाहर गिरता है ना ही अंदर गिरता है, वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते रहता है। अब अगला क्वेश्चन आया, सर इनका फॉर्मूला क्या होता है? चलो, अगर आप मान लो कि ये जो एलिमेंट है इसका हम चार्ज मानते हैं Q1 और हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हैं Q2, तो आपको तो पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। तो अगर हम Q1 को अगर हम चार्ज बताएं तो Q1 का चार्ज क्या होगा? जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है।
तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। क्या होता है? Z। और ये Z एटॉमिक नंबर हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम E से तो ये हमारा हो गया चार्ज Q1, और जो Q2 है ये तो हमारा ऑलरेडी E है। समझ में आया? तो अगर जो हमारा एटम का चार्ज वो Q1 है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो Q2 है, तो Q2 बराबर E हो गया। और Q1 क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम पूछे कार्बन पर चार्ज कितना है, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इंटू ई, 6E। तो उसी तरह यहाँ पर हम Q1 क्या लिखे हैं? Z इंटू ई। तो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला हो जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो ये होता है mv स्क्वायर बाई R। अब अगर इसको हम रिलेशन के तौर पर लिखें तो हम क्या बोले थे कि जो अंदर फोर्स है वही बाहर फोर्स है, और दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम Q1 Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? mv स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू K, Q1 क्या होगा? ZE, Q2 क्या होगा? E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारा हो गया, दिस इज़ द मेन फैक्टर जिससे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर घूमते रहता है, वो नाइदर बाहर गिरता है नॉर अंदर। क्या रीज़न है? आउटर फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, और हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? चलिए अगला हम बात करते हैं। बोहर मॉडल अगला हम बात करते हैं बोहर मॉडल is applicable, Bohr model is applicable only for single electron system, only for single electron system. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। कैसे? समझो। जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, तो बोहर मॉडल इसमें एप्लीकेबल है। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसमें हमारा बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम हीलियम प्लस की बात करें तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यही अगर हम बात करें लिथियम प्लस 2 का, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। तो आपको एलिमेंट नहीं देखना है, आपको एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो आप याद रखना कि बोहर मॉडल के सारे फॉर्मूले उस पर एप्लीकेबल होंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो गया तो बोहर मॉडल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सच केसेस। क्लियर एवरीवन? यहाँ सबको समझ में आ गया है? चल